So hi friend, this is Gaurav and welcome back to the channel Warlike Cadets. Today we are going to start the international relations and today we have chosen Indo-Bangladesh relations. So let's begin the video with a high energy. In this video we are going to cover the history of Bangladesh. In the history we are going to cover the liberation war and then we cover the relation with India. So let's begin with the history. In the history when the India and Pakistan got independence and got divided, Pakistan divided into two parts, that is West Pakistan and that is East Pakistan. East Pakistan that is today's Bangladesh. जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में डिवाइड किया तो जब पहले जनरल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के जिसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 30 सीट थी टोटल स्ट्रेंथ। अवामी लीग के लीड कर रहे थे शेख मुजीबर रहमान फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान से थे जुल्फिकार अली भुट्टो विद द पार्टी पीपीपी दैट इज पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जब जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो अवामी लीग गॉट द 40% ऑफ टोटल जनरल इलेक्शन सीट दैट इज 167। 40% इन्होंने लिए, इनको सिर्फ 86 सीट मिले। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्शंस शेख मुजीबर रहमान ईस्ट पाकिस्तान पार्टी गॉट विन। बट इनको ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे कि तुम बंगाली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम काले हो। तो उस तरह से इनको इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये नहीं चाहते थे कि इनका प्रेसिडेंट, इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ईस्ट पाकिस्तान का बने। तो जब ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबर रहमान वेस्ट पाकिस्तान जाते हैं अपनी ओथ के लिए, तो भुट्टो साहब और आर्मी जनरल्स के साथ इनको पाकिस्तान की जेल में डलवा देते हैं। जब ये जेल वाली बात ईस्ट पाकिस्तान पहुंचती है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा विद्रोह पर आ जाते हैं और आंदोलन शुरू करते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वालों को शेख मुजीबर रहमान को छोड़ना पड़ता है। जब शेख मुजीबर रहमान वापस अपने ईस्ट पाकिस्तान आते हैं तो ये एक स्टेटमेंट देते हैं दैट वी विल नॉट एनी मोर द पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, वी वांट इंडिपेंडेंस, वी वांट इंडिपेंडेंट कंट्री, हम स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। तो उसके लिए एक रिवॉल्ट शुरू करते हैं, एक आंदोलन शुरू करते हैं। तो उस आंदोलन को रोकने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से भुट्टो साहब एक वो भेजते हैं, आर्मी भेजते हैं, जिसको हेड कर रहे थे जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान ये बहुत ही कट्टर थे ईस्ट पाकिस्तान के लिए। इन्होंने मेनली अपनी आर्मी तीन ग्रुप्स में डिवाइड की, जिसमें से एक थे रज़ाकार। ये रज़ाकार जो थे बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे, ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे। जनरल टिक्का खान ने रज़ाकार को ऑर्डर दिया कि तुम जितने चाहे उतने रेप करो, जितने हो सके उतने रेप करो। तो इसने 4 लाख रेप करवाए अपनी कंट्री में। कैसे कोई इंसान अपनी ही कंट्री में रेप करवा सकता है, कैसे? सोच से भी परे है ये तो। और इसने 30 लाख इनोसेंट पीपल को मरवाया, मतलब जो रिवोल्ट कर रहा था मार दो, जो कुछ भी कह रहा है मार दो। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह इसने इंसान को मरवाया। और ये है मुक्ति वाहिनी ग्रुप। ये बांग्लादेश का एक लोकल ग्रुप था, जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप का ग्रुप था, जो इनसे लड़ रहा था। मुक्ति वाहिनी की हेल्प कर रही थी इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो कल्चर और हेरिटेज हैं दोनों को बर्बाद किया जा रहा था। दोनों को सब कुछ, मतलब कुछ नहीं देखते थे, वो हिंदू है मुस्लिम है बस मार दो, ये कर दो, वो कर दो। और क्या हो रहा था कि वहाँ ह्यूमैनिटी को इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा था। इसको सपोर्ट कर रही थी इंडियन आर्मी। उस टाइम इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, और शेख मानेकशॉ वाज जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ये फ़ोटो है क्योंकि रिफ्यूजीज़ की, क्योंकि जब वहाँ उन्होंने देखा बांग्लादेश क्या जनता ने कि यहाँ बहुत ज़्यादा हार्श स्टेप लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो चाहते थे हमें कोई असाइलम से दे। तो मेनली नेबरिंग कंट्री में जाते हैं। नेबरिंग कंट्री सबसे फ्रेंडली कंट्री कौन थी? इंडिया। तो मेनली इंडिया में आते थे सब। ये तब की फ़ोटो जब इंडिया में जब आए लोग। तो मुक्ति वाहिनी की हेल्प करी इंडियन आर्मी ने। तो इन्होंने 3 दिसंबर को ये वॉर शुरू हुआ एंड 16 दिसंबर दिस वॉर वॉज गोइंग टू एंड। 16 दिसंबर 1971 and this was the photo when
द पाकिस्तान आर्मी सरेंडर, ये इनकी राइफल्स पड़ी हैं। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब 93,000 सोल्जर्स की फ़ौज ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के सामने, इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सामने। एंड दिस इज़ द फोटो व्हेन द जनरल टिक्का खान वाज साइनिंग द दैट वी आर गोइंग टू सरेंडर, वी डोंट वांट एनीथिंग। सो दिस इज़ द फोटो व्हेन द पाकिस्तान आर्मी गोइंग टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड मुक्ति वाहिनी। और 16 दिसंबर को एक विजय दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मुजीबुर रहमान बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। जब मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे तो ये पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं आते थे, ये इनसे नफरत करते थे, तो ये प्लान करते थे उनका असैसिनेट करने का। दे वर प्लानिंग टू असैसिनेट द मुजीबुर रहमान। तो इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1975 में 17 आर्मी पर्सनल इन यूनिफॉर्म गॉट एंटर्ड इन द मुजीबुर रहमान्स हाउस एंड दे स्टार्टेड अनलिमिटेड फायरिंग। तो जब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी तो सेम टाइम पर क्या हो रहा था कि मुजीबुर रहमान जो थे वो अपनी सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे नीचे, तो उनको वहाँ पर गोली लग जाती है, उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है। तो विद द मुजीबुर रहमान उनकी फैमिली में 17 मेंबर्स को, उनकी फैमिली के 17 मेंबर्स को वहीं पर डेथ हो गई, उनकी वहीं पर डेथ हो गई। अनलिमिटेड फायरिंग की उनको वहीं पे मार दिया 17 मेंबर्स को। एक मेंबर नहीं, दो नहीं, 17 के 17 एक साथ, जिसमें मुजीबुर रहमान का एक बेटा 10 साल का बेटा था, वो भी शामिल था, उनकी भी डेथ हो गई। इनकी फैमिली के सिर्फ 2 मेंबर बचे थे, वो थी उनकी बेटी शेख हसीना एंड हिज अनदर डॉटर शेख रहमान। ये बचे क्योंकि ये उस टाइम जर्मनी में थी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ। तो ये खबर ISI को लगती है कि इनकी 2 बेटियाँ जर्मनी में हैं, तो इनको भी ख़त्म कर देते हैं फालतू में, ये कुछ बाद में कुछ और रूप ले ले ये कंडीशन। तो ये चाहते थे इनको भी ख़त्म करना। तो इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इंदिरा गांधी ने इन दोनों को इंडिया बुला लिया असाइलम देने के लिए। इन्होंने कहा जब तक बांग्लादेश की कंडीशंस नॉर्मल नहीं हो जाती आप इंडिया में रहिए, और जब चाहें तब आप जा सकती हैं बांग्लादेश, जब बांग्लादेश की कंडीशन नॉर्मल हो जाए। तो क्या हुआ मुजीबुर रहमान के बाद ज़ियाउर रहमान ने पार्टी को टेक ओवर किया, ये बने हेड उस टाइम के। ज़ियाउर रहमान ऑल्सो वन ऑफ द वाइट क्रिटिकल मेंबर ऑफ लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला इतना क्योंकि ये एक सैनिक और शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो नेता थे, तो नेता को थोड़ा ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है क्योंकि वो वेल नोन होते हैं पब्लिक के लिए। तो इन्होंने पार्टी को टेक ओवर किया। उसके बाद तो ये पाकिस्तान वालों को ये भी पसंद नहीं थे, तो इनकी भी हत्या करा दी पाकिस्तान वालों ने 30 मई 1981 को। जब ये एक दौरे पर थे इनकी डेथ हो गई, इनको मार दिया गया। खालिदा जिया इनकी वाइफ हैं। खालिदा जिया ने एक पार्टी को हेड बनाया, दैट इज़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जनरल इरशाद ने इनको मरवाया था ज़ियाउर रहमान को। खालिदा जिया ने BNP पार्टी बनाई। एट द सेम टाइम 1981 में शेख हसीना जो थी इंडिया से बांग्लादेश आ गई अपनी पार्टी को टेक ओवर करने के लिए। इन्होंने नाम चेंज किया बांग्लादेश अवामी लीग की पार्टी, दिस इज़ द लोगो ऑफ अवामी लीग। तो इन्होंने अपनी पिताजी की पार्टी को आगे बढ़ाते हुए अच्छे काम किए, और 1996 में पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी 1996 से 2001 तक। फिर 2001 से 6 तक खालिदा जिया बनी, फिर 6 से 8 तक इलेक्शन नहीं हुए, फिर 2008 से 2024 तक शेख हसीना ही प्राइम मिनिस्टर रही, तब से इनकी पार्टी है उसमें। तो ये बहुत ही एक मैच्योर लीडर की तरह एक अपने बांग्लादेश को आगे ले जा रही थी, और ये काफ़ी प्रो इंडिया थी क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो आवाज़ें ज़िंदा थी,
कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ था, क्योंकि आईएसआई इनके पीछे पड़ी हुई थी, इंडिया ने इनको शरण दी। तो इंडिया के बहुत ही ज़्यादा ये प्रो इंडिया थी, इंडिया को सपोर्ट करती थी हर चीज़ में, बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेशंस मेंटेन कर रही थी चाइना, रशिया के साथ और यूएसए के साथ। एट द सेम टाइम अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है बांग्लादेश की आर्मी ने। तो ये क्यों हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ, चलिए ये जानते हैं। तो उसके लिए हमें जानना पड़े, ये मेन कॉज था उसका रिजर्वेशन। जैसे अपने इंडिया में रिजर्वेशन किस पे होता है, कास्ट बेसिस पे, जैसे SC ST OBC और जनरल, ऐसे करके होता है अपने रिजर्वेशन। और अभी एक EWS भी आया है रिजर्वेशन, दैट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। जो इकोनॉमिकली कमज़ोर है उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डाला गया है, जो इन समय बिलोंग नहीं करते वो EWS में आते हैं। एट द सेम टाइम बांग्लादेश में क्या होता है, फिजिकली कोटा अलग है, माइनॉरिटी के लिए अलग है, वुमेंस के लिए अलग है, इन सबको रिजर्वेशन को हटा के एक वहाँ एक डिफरेंट रिजर्वेशन है, वो है फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था 1972 में, 30% रिजर्वेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो लिबरेशन वार ऑफ 1971 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने जो मदद की थी वो फ्रीडम फाइटर्स से। तो 72 में स्टार्ट किया, 1997 में फ्री एक्सटेंड कर दिया उनके बेटे और बेटियों के लिए। बांग्लादेश की जनता ने कहा ओके, इनके बेटे बेटियों के लिए दिया जा रहा है, ओके कोई बात नहीं। फिर 2010 में इनके जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है उनको भी दिया गया। फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट थोड़ी रूड हो गई इसके लिए, क्योंकि चलो फ्रीडम फाइटर्स को लिए दे रहे हैं, हम मानते हैं उन्होंने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस किया, तो उनको दिया ठीक है, अपने उनके बेटियों को दिया ठीक है। पर ये व्हाट द मीन ऑफ गिविंग द रिजर्वेशन टू द अपकमिंग जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ टू बी स्टॉप्ड। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए उस टाइम पर। फिर क्या हुआ, 2018 में ये रिजर्वेशन क्लोज कर दिए गए सारे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि दिस विल नॉट गोइंग टू बी एनी मोर रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स। फिर 2024 में क्या होता है, सम फ्रीडम फाइटर्स वेंट टू द हाई कोर्ट एंड फाइल अ पिटीशन फॉर टू कंटिन्यू द रिजर्वेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। हाई कोर्ट ने पिटीशन डाली और हाई कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया, मार्च में अलाउ कर दिया कि अब फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन होगा, 30% रिजर्वेशन। इसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट आ गए सड़क पर, रोड पर आ गए, शहरों में पहुंच गए कि अब ये प्रोटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं था, जबकि ये पूरा अवामी लीग, पूरा शेख हसीना के खिलाफ था पूरा प्रोटेस्ट। क्योंकि क्या होता था, ये रिजर्वेशन मेनली फ्रीडम फाइटर्स के लिए था। फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, मेनली वही थे जो अवामी लीग से रिलेटेड हैं, क्योंकि अवामी लीग जो पार्टी थी पूरी फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी थी। तो शेख हसीना चाहती थी, अवामी लीग पार्टी चाहती थी कि हर जगह हमारी ऑफिशियल्स रहें गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्हें कोई भी काम कराने के लिए आसानी हो और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सही गवर्नमेंट से एडवांटेज ले सकें। तो मेनली उन्हीं के आदमी थे। स्टूडेंट आ गए अब रोड पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि दिस विल नॉट गोइंग टू बी एनी रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स। रिजर्वेशन अब कर दिया गया बंद। स्टिल स्टूडेंट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट आर प्रोटेस्टिंग, बट दिस टाइम द प्रोटेस्ट नॉट फॉर द रिजर्वेशन, दिस वाज फॉर द शेख हसीना। अब ये शेख हसीना के लिए प्रोटेस्ट था। वे वो चाहते थे कि शेख हसीना रिज़ाइन करें अपने उससे। तो स्टूडेंट चाहते थे कि शेख हसीना अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन दें। और क्योंकि क्या हो रहा था कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो शेख हसीना ने ऑर्डर दिया आर्मी को और पुलिस को कि प्रोटेस्ट सप्रेस करें। देन जब आर्मी और पुलिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आई तो इनका काम है प्रोटेस्ट को रोकना, थोड़ा धमकाएंगे और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है वहाँ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि जनता ऐसे ही नहीं मांगती। तो क्या हुआ, जब वो फायरिंग करते थे तो हवाई फायरिंग की तो नहीं रुके, तो वो सीधा फायरिंग करते थे। तो उसमें क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स की जान चलेगी, तो स्टूडेंट की जान चलेगी तो स्टूडेंट और भड़क गए। और फिर क्या होता था कि शेख हसीना की तरफ से कोई भी कंडोलेंस नहीं जाहिर किया जाता था उन स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे कुछ विद्यार्थी, कुछ छात्र
प्रोटेस्ट में उनकी जान चली गई, तो हम उसके लिए खेद हैं, हम उसको ये मुआवजा दें, क्योंकि ये कुछ नहीं हुआ वहाँ, कंपटीशन कोई नहीं, ना कोई कंडोलेंस दायर किया गया। तो उससे स्टूडेंट और ज़्यादा वो हो गए, आक्रोश में आ गए। तो उससे क्या होता था कि और ज़्यादा आक्रोश में आ गए। तो मेनली क्या होता है कि स्टूडेंट और युवा को, जो यूथ जो होता है, उन यूथ को प्यार से समझाया जा सकता है। अगर आप पावर के बेसिस पर उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस करना चाहोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओनली डिस्कशन और प्यार से उनको समझाया जा सकता है। पर शेख हसीना चाहती थी ये पावर के बेसिस पर प्रोटेस्ट रुक जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जो आर्मी के चीफ थे वक़ारुज़्ज़मान, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सरेंडर कर दिया कि वी विल नॉट गोइंग टू फायर एनी मोर ऑन द स्टूडेंट्स। ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये वहाँ उस शेख हसीना की पिक्चर है। बहुत सारा पुतले जलाए गए, ये हुआ, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर बांग्लादेश में। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम अब नहीं करेंगे, और इन्होंने शेख हसीना को 40 मिनट दी कि विद इन द 40 मिनट्स यू हैव टू रिजाइन, यू हैव टू लीव द कंट्री इफ़ यू वांट टू बी अलाइव। शेख हसीना ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। शेख हसीना ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शेख हसीना की उनकी बहन शेख रहमा से बात कराई गई और उनके बेटे से बात कराई गई। तो उन्होंने समझाया कि वैसे भी घर में कोई नहीं है, ऐसे ही पूरी फैमिली चलेगी, आप कुछ दिनों के लिए बाहर आ जाइए, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप चली जाना वहाँ पर, दोबारा इलेक्शन लड़ लेना, दोबारा पार्टी को फॉर्म करना। तो ये फिर इन्होंने रिज़ाइन दिया तुरंत ही, और इनको हेलीकॉप्टर से एक नियर बाय बेस पर ले जाया गया, और नियर बेस से बाय एन एयरक्राफ्ट दे लैंडेड ऑन हिंडन एयरबेस इंडिया। इनको इंडिया में असाइलम के लिए, ये इंडिया के अंदर इनको शरण दी गई। अगर यहाँ रहती तो इन स्टूडेंट्स कुछ नहीं छोड़ते, इनका सब कुछ बर्बाद हो जाता। तो आर्मी चीफ जब अगर उस ज़माना है, इन्होंने अनाउंस किया कि वी विल शॉर्टली अनाउंस द इंटरिंग गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, जिसको हेड अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस इंटरिंग गवर्नमेंट के हेड हैं। तो ये बहुत ही अच्छे विचारधारा के इंसान हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था माइक्रो क्रेडिट लोन, माइक्रो क्रेडिट, जिससे क्या होता था कि ये कहते थे कि बांग्लादेश के जो युवा है उनके पास स्किल है, they want to work but they are unable to work because they don't have enough money to start their business. so क्या होता था कि ये उनको एक लोन के तरीके से प्रोवाइड करते थे कि मनी कि आप अपना बिजनेस खोलिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं। ये इट्स जस्ट लाइक EMI। जैसे अभी क्या होता है, अभी जिनके पास पैसे नहीं होते वो फ़ोन ख़रीद लेते हैं EMI पर, और फिर उसकी EMI देते रहते हैं बाद में, ऐसे ही था। तो ये बहुत ही अच्छे विचारधारा के इंसान थे, पर इनकी शेख हसीना से नहीं बनती थी। शेख हसीना इनको पसंद नहीं करती थी। ये अभी हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, इंटरिंग गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। अभी पता चलेगा कि ये प्रो इंडिया रहेंगे या एंटी इंडिया, इट्स नॉट येट डिसाइडेड। तो इट येट टू बी डिसाइडेड एंड लेट्स अस नो हाउ दे बिहेव विद इंडिया। तो पता करेंगे जब तक कि ये आगे चलते हैं। And our next topic is India-Bangladesh relationship. This is the relationship, and in this we are going to cover the diplomatic relation, border management, river, and then economic relation and the defense cooperation. If we're going to cover the river, India and Bangladesh share 54 common river. 54, that's a big number, and some clashes is always there, क्योंकि एक वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक इंसान को ज़रूरत है, पार्टिकुलरली इंडिविजुअली, और जैसे किसान यूज़ करते हैं इरीगेशन में। तो एक यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई 1972 में, टू यूटिलाइज द वाटर प्रॉपरली, और जॉइंट रिवर कमीशन एक फॉर्म किया गया वाटर को प्रॉपर यूज़ करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट इज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन। If we're going to the diplomatic relation, तो diplomatic relation started from the beginning when the Bangladesh part of अखंड भारत। जब अखंड भारत था तो बांग्लादेश शेयर करता था इंडिया के साथ हेरिटेज, सोशल एंड आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक, सब कुछ, क्योंकि सेम ही था, एक ही कंट्री से सब कुछ शेयर है, फ्रेंडली कंट्री है। बट जो मेन डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए 1971 में,
Main diplomatic relationship start with India in 1971 with recognizing the Bangladesh as an independent country. जैसा कि हमें पता है कि इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया एक पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र माना। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट। एज वी ऑल नो बांग्लादेश शेयर लार्जेस्ट international boundary with India, that is 4096 km, and it is the world fifth largest border any country sharing. ये पांचवा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो किसी के साथ शेयर करती है, वो है इंडिया, दैट इज़ 4,96,000 किलोमीटर। तो इतना बड़ा बॉर्डर है तो इट नीड्स टू बी सिक्योर लाइक दैट। दीज आर द BSF पर्सनल ऑफ इंडिया टू दे आर पेट्रोलिंग द बॉर्डर, बिकॉज यहाँ क्या होता है कि ये जंगल की तरह है। यहाँ इन जंगल में क्या होता है कि स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटीज़। तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं इंडिया के और बांग्लादेश दोनों के। जैसे यहाँ मेनली ड्रग्स का स्मगलिंग होती है, ड्रग्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं यहाँ पर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एनिमल ट्रैफिकिंग, दिस इज़ द एनिमल ट्रैफिकिंग, दिस इज़ द टस्क ऑफ एलिफेंट। These are used in medicine, mainly in medicine। और ये अभी की फ़ोटो है जब बांग्लादेश की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया तो हिंदुओं पर वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए गए, तो हिंदुओं ने असाइलम के लिए दूसरी कंट्री में जाना शुरू कर दिया और उनके पास पहला ऑप्शन होता है इंडिया, तो इंडिया में ही आते हैं वो। ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर का पिक है। जब इतने सारे हिंदू आए तो वहाँ पर BSF पर्सनल इनको समझा रहे थे कि जब तक इन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई लेटर नहीं आया था, वी विल नॉट लेट यू गो इनसाइड द इंडिया, दिस इज़ आवर ड्यूटी। वो समझा रहे थे कि ये हमारी ड्यूटी है, हम भी नहीं घुसने देते, क्योंकि ये इतनी भीड़ में कौन रिफ्यूज़ी है कौन टेररिस्ट है ये पता नहीं चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं बॉर्डर पर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफेंस कोऑपरेशन विद इंडिया और बांग्लादेश, डिफेंस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ। जैसे इंडिया और बांग्लादेश एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज संपत्ति एंड नेवी एक्सरसाइज कॉबैट। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द पिक्चर्स व्हेन द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ बांग्लादेश एयरफोर्स केम टू द डेमो सॉर्टी ऑफ तेजस, LCA तेजस, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ऑल्सो इंडिया चाहती है कि जो बांग्लादेश के जो रिलेशन है, बांग्लादेश का जो डिफेंस सेक्टर है वो मजबूत हो, क्योंकि वो अगर वो मजबूत होगा, क्योंकि वो प्रो इंडिया रहता है, वो मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। तो इंडिया बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिफेंस सेक्टर के मामले में, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि डिफेंस से एक्सपोर्ट होते हैं मिसाइल्स, रॉकेट, हेलीकॉप्टर एंड सो मैनी एमुनेशंस एंड इक्विपमेंट्स आर देयर। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सेक्टर, बांग्लादेश का लार्जेस्ट जो इंपोर्ट होता है वो इंडिया से होता है, और इंडिया का जो बांग्लादेश है बहुत सी लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश है। तो इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं इनके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू फील दैट इज़ हेल्पफुल टू यू then please subscribe the channel Wildlife Cadets. Thank you.